मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें भीड़ में खोया हुआ आदमी लीलाधर शर्मा पर्वती द्वारा लिखित इस कहानी का दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहला वीडियो मैं बना दिया हूं, ये तुम्हें देखना होगा, तो उसे देख लेना। अब मैं अवतरणों पर आधारित दूसरे अवतरण के प्रश्न उत्तर तुम्हें बताऊंगा। यह पेज नंबर 52 पे तुम लोग देखो, मैं अवतरण पढ़ रहा हूं, इसी पे प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है सामने ठीक से। भाई, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। अब पहला प्रश्न होगा, उपर्युक्त संवाद किसने कहा? उपर्युक्त संवाद किसने कहा, किससे कहा, कब कहा तथा क्यों कहा? ध्यान देना, लाइन एक ही प्रश्न है, इस पे गौर करने की बात है। भाई, नाम तो लिख ले रहा हूँ, लेकिन नौकरी जल्दी पाने की कोई आशा मत करना। इस संवाद को किसने कहा? यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बाबू श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकने के बाद रोजगार दफ्तर में अपना नाम लिखाने के लिए गया था। सुबह से लाइन में खड़े हुए वह अपनी अंक पत्रिका को जमा करने के लिए सोचता सोचता पूरा दिन बिता दिया, और इस तरह से जब अंत में उसकी बारी आई तो अधिकारी ने उसके अंकपत्रों को लेकर, उसके सारे कागजात को लेकर के नाम उसका लिखा। लेकिन जाते जाते उसे यह भी बता दिया, बेटा, नाम तो मैं तुम्हारा लिख ले रहा हूँ, लेकिन नौकरी पाने कि जल्दी यह मत सोचना कि तुम्हें नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे हजारों नवयुवक तुम्हारी जैसी योग्यता को लेकर के हमारे पास इस दफ्तर में अपने कागजात को जमा कर चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि नौकरी जल्दी पाने की कोई आशा मत रखना। इस तरह से वह व्यक्ति दीनानाथ को समझाते हुए बड़े प्रेम से कहा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें चारों प्रश्न, एक ही प्रश्न में चारों प्रश्न के उत्तर सही ढंग से दिए गए। प्रश्न अब 2 देखो। लेखक ने दीनानाथ को नौकरी के प्रसंग में क्या परामर्श दिया? लेखक ने दीनानाथ को नौकरी के प्रसंग में क्या परामर्श दिया? प्रश्न नंबर 2, ध्यान से सुने तुम लोग। लेखक, जैसा जानते हो, लीलाधर शर्मा पर्वती हरिद्वार अपने मित्र श्यामलाकांत के लड़की की शादी में हरिद्वार गए। वहाँ स्टेशन पे उन्हें लेने के लिए उनके मित्र का बेटा दीनानाथ पहुँचा। लेखक ने उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। उसने कहा, चाचा जी, मेरी पढ़ाई
2 साल पहले पूरी हो चुकी है। तब उन्होंने कहा, तो क्या तुमने अपना बेरोजगार के दफ्तर में रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या तुमने अपना एप्लीकेशन दिया? उसने कहा, चाचा जी, मैं गया था, रोजगार दफ्तर में गया था और वहाँ पे दिन भर लाइन लगाने के बाद जब मेरी बारी आई तो मेरे अंक पत्र को जमा करने लेने के बाद भी उस अधिकारी ने कहा कि मैं उसका पेपर जमा ले लेता हूँ, लेकिन वह यह न सोचे, यह न आशा रखे कि उसे नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। इस तरह से लेखक और दीनानाथ का संवाद हुआ और उसने अपने विषय में बताया और लेखक उस दीनानाथ के विषय में समझा। प्रश्न नंबर 3 है, रोजगार कार्यालय की व्यवस्था का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3, रोजगार कार्यालय के व्यवस्था का वर्णन करें। रोजगार कार्यालय, सबसे पहले तो मैं यह समझाना चाहता हूँ कि रोजगार कार्यालय क्या होता है। ध्यान देना, पढ़ा लिखा नवयुवक अपने नौकरी के लिए उस दफ्तर में जाता है, अपना नाम अंकित कराता है, योग्यता अनुसार दफ्तर का व्यक्ति यदि मौका पाता है तो उसे नौकरी की सूचना देता है कि वह यह नौकरी कर सकता है। इस तरह से रोजगार दफ्तर से लोगों को नौकरी पाने का एक सुनहला मौका रहता है। यहाँ पे है रोजगार कार्यालय की व्यवस्था। आज की बढ़ती हुई जनसंख्या में दीनानाथ जैसे हजारों नौजवान रोजगार दफ्तर में अपना नाम लिखाने के लिए जाते हैं। वास्तविक स्थिति तो यह है कि रोजगार कार्यालय भीड़ से पूरी भरी हुई थी। नवयुवकों और नवयुवतियों की लाइन लगी हुई थी। लोग अपने योग्यता क्षमता के कागज पत्र को लेकर के रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपना नाम लिखाने के लिए लाइन में खड़े थे। सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन रोजगार कार्यालय के सामने भीड़ कम न हुई। इस तरह से पता चलता है कि हमारे देश की जनसंख्या या नवयुवकों की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि रोजगार ऑफिस के सामने हजारों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। यद्यपि रोजगार कार्यालय भी अनेक खुले हुए हैं, नौकरी अनेक सृजित होते हैं, उन पर लोगों के नाम दर्ज होते हैं और नौकरी पाते भी हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी नवयुवकों में अधिक से अधिक मायूसी या निराशा होती है, क्योंकि हर जगह भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वह सभी उपयुक्त संसाधन पाने में असमर्थ होते हैं। तो इस तरह से आज रोजगार कार्यालय में ऐसे लोगों की तादाद या संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। इस पे चौथा प्रश्न है, लेखक उक्त प्रसंग द्वारा क्या कहना चाहता है। लेखक उक्त प्रसंग के द्वारा क्या कहना चाहता है। उक्त प्रसंग के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है
कि हमारे देश में हो रही बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं की जननी बनती जा रही है। जितनी भी समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न है, उन सभी समस्याओं की जन्मदाता एकमात्र यह बढ़ती हुई जनसंख्या है। और इसके कारण व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। आज से 74 साल पहले देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज देश की जनसंख्या 135 करोड़ हो चुकी है। यद्यपि अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, यातायात के साधन में वृद्धि हुई है, कृषि व्यवस्था में उन्नति हुई है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हुई है, सब कुछ बढ़ी हुई है। लेकिन जनसंख्या की बढ़ती हुई वृद्धि जनसंख्या विस्फोट का रूप धारण कर ली है, जो सभी प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। आज जनसंख्या वृद्धि के कारण यह पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है कि एक अनार 100 बीमार कहने का तात्पर्य है कि वस्तु एक है और उसे प्राप्त करने वाले अनेक लोग हैं। तो यह तो सभी व्यक्तियों को मिल पाना असंभव है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम है। यदि सरकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए किसी ठोस कदम को नहीं अपनाती है, ठोस नियम नहीं बनाते हैं, व्यक्ति स्वयं इस विषय में विचार नहीं करता है, तो यह जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाएगी और अनेक समस्याओं को जन्म दे सकती है। चाहे वह जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे भूमि प्रदूषण हो, या किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, वह सभी प्रकार के प्रदूषण को जन्म दे करके अपने खुशहाल जीवन को नष्ट करने के लिए बाध्य है। इसके कारण व्यक्ति को न तो खाने के लिए पूर्ण रूप से रोटी मिल सकती है, न पहनने के लिए स्वच्छ कपड़े मिल सकते हैं, न रहने के लिए उसके सिर पर अच्छे छत हो सकते हैं। इस तरह से लूट मार, छीना झपटी, उदाहरण के रूप में अपहरण, हत्या आदि ऐसे अपराध करने पर व्यक्ति विवश हो जाएगा। आज देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सुरक्षा के दृष्टि से इस शूरसा के समान बढ़ती जनसंख्या पर चिंतन करे, इस पर गंभीरता से विचार करे और जागरूक होकर के, एकजुट होकर के जनसंख्या को रोकने, जनसंख्या के नियोजन के उपाय सोचे। अन्यथा वह समय दूर नहीं होगा जब वह इन सब समस्याओं के बीच में रहकर स्वयं भीड़ में खो जाएगा और इस तरह से वह अपने लिए खुद ही दुखदायी वातावरण को उत्पन्न कर लेगा, या हम यह कह सकते हैं कि अपने पैरों पे
स्वयं कुल्हाड़ी मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। यदि हमें जनसंख्या वृद्धि को कम करना हो तो हमें कुछ ऐसे आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे जो हमारे जीवन को खुशहाल कर सकता है। हमें शिक्षित होना पड़ेगा, शैक्षिक वातावरण में पलना होगा, स्वच्छ वातावरण में रहना होगा, स्वच्छ जलवायु में रहना होगा और ऐसे परिवेश में रहने के लिए व्यक्ति को अपने ऊपर स्वयं चिंतन करना पड़ेगा कि वह कितनी हद तक अपने तथा अपने परिवार के जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सक्षम हो सकता है। यदि वह ऐसा कर पाता है तो वह अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकता है, अपने तथा अपने परिवार के लिए वह सभी सुख सुविधाओं को देने वाला हो सकता है जो उसके परिवार अपने लिए वांछित समझते हैं। इस तरह से वह अपने परिवार को खुशियाँ देगा, समाज का कल्याण करेगा और इस तरह से हमारे देश भारत की उन्नति होगी। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वह यह है कि आज मनुष्य और वातावरण में सामंजस्य नहीं है। मनुष्य आज प्रकृति का दुश्मन दिखाई देने लगा है। जो प्रकृति की छाया में रहा है वह आज प्रकृति को भिन्न भिन्न तरह से नष्ट करने के लिए बाध्य हो गया है। जंगलों को काट रहा है, पर्वतों को काट रहा है, नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है और इस तरह से चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैला करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। यदि हम इन पर विचार करें तो हमें अवश्य ही समझ में आ जाएगा कि हमें अपने और अपने समाज तथा समाज के साथ अपने देश की उन्नति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, लोगों के लिए रोजगार सृजित करना होगा और हमें सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्ति पानी होगी। तो इस तरह से यदि हम अपने आप में चिंतन करें तो हम अपने देश को विकास के रास्ते पे बहुत अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं तुमको अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम सभी को यह डिस्कशन अवतरणों पे आधारित प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। तुम मेरे बताए हुए बातों को ध्यान देना, लेकिन यह मत सोचना कि मैंने जितना तुमको इतना सारा बताया, बहुत बढ़ा चढ़ा करके डिस्कशन किया। तुम इसमें से 4-6 लाइन जो भी समझना तुमको याद हो सके, तुम उसको अपने प्रश्न उत्तर में जो है ऐड करके और अपना कार्य पूरा कर लेना। ऐसे तो मैं इसका एक्सरसाइज भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा और तुम जो है उसे लिंक से प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो अब यहीं पे हम विराम करते हैं और तुम्हें धन्यवाद देते हैं।